हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल टॉक अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। दोस्तों, आज इस चैनल का ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चैनल पे किस तरह के कंटेंट को देखेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग अपने बुक टॉक के पहले टॉपिक को भी शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमें या तो डीमोटिवेट करते हैं या हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। बट फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन कठिनाइयों को पार करते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गोल से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम इन सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं तो जो एक चीज़ जिसके बारे में सब लोग बताते हैं जो कि उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देता है वो है बुक रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, बुक रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि हमारे सक्सेस में या हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन किताबों को पढ़ने के दोस्तों हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो ये किताबें हमारे लिए एज ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट काम करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं। और दोस्तों, मैं अपनी लाइफ से भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरी खुद की लाइफ में इस यूपीएससी की जर्नी में लगभग 4 साल हो चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी कई बार डीमोटिवेट हुआ, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी 12th फेल, और उसमें एक लाइन लिखी थी, हारा वही जो लड़ा नहीं। और ये लाइन मेरे लिए हमेशा से ही एज ए मोटिवेशनल बूस्टर काम करती है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो इन किताबों को पढ़ के हमें बहुत सारी सीख मिलती है जो कि हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। और यही इस चैनल का गोल है कि आप लोगों तक इन किताबों के द्वारा बताई गई जो अच्छी बातें हैं, जो सीख है, वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और इस चैनल पे दोस्तों इन किताबों को पढ़ने के साथ साथ इन किताबों के द्वारा मिलने वाली सीख को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है किताबों को पढ़ने के बाद, तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज जो सबसे पहली बुक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है द आइडियल यंग स्पिरिचुअल गुरु की उपाधि से सम्मानित हम सबके फेवरेट गौर गोपाल दास द्वारा लिखी जीवन के अद्भुत रहस्य। चैप्टर 1, चाबियों को भूल जाना। जब आप सफल बन जाएं, खुशियों की चाबियों को ना भूलें। मेरे लिए सार्वजनिक रूप से यह बता देना एक गलती हो सकती है कि मेरा पसंदीदा भोजन दक्षिण भारतीय है, क्योंकि इस कारण पूरे वर्ष मैं नाश्ते में भी सांभर, दोपहर के भोजन में भी सांभर और रात्रि भोज में भी सांभर खाता रहा हूँ। असल में मैं जहाँ भी गया सांभर मेरे पीछे पीछे चला आया। ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपने घर आमंत्रित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने इस अति प्रिय भोज के अपने निजी स्वादों से मुझे परिचित कराया है। यह स्वाभाविक ही था कि इस पकवान के इतने स्वादों को चखने के बाद मैं इसका पारखी बन गया और मुझे पता चल गया कि किसी शहर में मुझे सबसे अच्छा सांभर कहाँ मिलेगा। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। यद्यपि मैं पूना में बड़ा हुआ, तथापि मेरा दिल एक साधारण से आश्रम से जुड़ा है। विरोधाभास यह है कि यह मुंबई महानगर की गगनचुंबी इमारतों के बीच है। मैं इस आश्रम में पिछले 22 सालों से रह रहा हूँ, जहाँ मैंने प्राचीन ज्ञान के गुणों से स्वयं को समृद्ध किया और साथ साथ यह भी सीखता रहा कि दुनिया के साथ इसे व्यवहारिक स्तर पर कैसे बांटा जाए। वे लोग जो नियमित रूप से मेरे प्रवचनों में उपस्थित रहते थे, मुझे अपने घर पर दोपहर भोज के लिए आमंत्रित किया करते थे। उन्हें निराशा होती थी क्योंकि प्रायः मैं उनका आग्रह अस्वीकार कर देता था। ब्रह्मचारी होने के कारण मुझे लोगों से अतिरिक्त मेलजोल के प्रति सतर्क रहना होता है, क्योंकि मेरी अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए यह अनिवार्य है। लेकिन कई महीनों तक चले आग्रह के कारण
मैंने संकोचवश श्री और श्रीमती अय्यर के घर जाने का आमंत्रण स्वीकार कर ही लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसकी वजह से आगे चलकर सुख के बारे में मेरी यह समझ गहरी हो गई। मई महीने के मध्य में मुंबई में परेशान कर देने वाली उमस होती है। हवा इतनी चिपचिपी हो जाती है कि आपकी कमीज पीठ से चिपकी रहती है, लेकिन किसी को भी यह अनुभव समुद्र के आसपास के स्थानों पर ही होता है। भव्य वर्ली इलाके की गगनचुंबी इमारत में हरि प्रसाद और ललिता अय्यर के अपार्टमेंट में नहीं। यह मुंबई का वैसा ही इलाका है जैसे न्यूयॉर्क का 5th एवेन्यू या लंदन का पार्क लेन। वास्तव में अगर बोर्ड गेम मोनोपली में मुंबई पर आधारित कोई अलग संस्करण होता और आप वर्ली इलाके के प्रसिद्ध पेले रॉयल या ओंकार 1973 जैसे टावरों पर उतर जाते तो समझिए कि आपको भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती, और मैं वहीं था। एक ऐसा ब्रह्मचारी जिसके नाम 1 रुपया भी नहीं था। वह अपने सम्मानित मेजबान के 28वें माले के घर में बैठा हुआ अरब सागर की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। यहाँ आपको सचेत करना चाहूँगा, इस कहानी में मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। इस संशोधन का कारण केवल उस दंपत्ति के प्रति संवेदनशीलता रखना ही नहीं है जिनकी निजी बातों को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बल्कि उन परिवारों की नाराज़गी से भी बचना है जिन्होंने मुझे सांभर खिलाया था और वह अय्यर परिवार के स्तर का नहीं था। दोपहर भोज मेरे लिए परेशानी से आरंभ हुआ। मैंने कभी सांभर को चम्मच के साथ नहीं खाया था, और यहाँ तो 3 थे। उन्होंने मुझे ओक वुड की बनी कीमती डाइनिंग टेबल के शीर्ष पर बैठाया, जहाँ से समुद्र साफ नज़र आता था। टेबल के बीच में एक चमकदार नाजुक सा सेंटर पीस था जो मध्याह्न के सूर्य की किरणों में चमक रहा था। टेबल को मेरे लिए ही सजाया गया था। एक वजनदार सुनहरी पत्ते के आकार की प्लेट, बत्तख की आकृति में मोड़े गए साटिन के नैपकिन और प्लेट के चारों ओर अनेक आकृतियों और आकारों के चम्मच, छुरी, कांटे इत्यादि। मेरे सामने 3 चम्मच रखे थे, 2 चाकू दाईं ओर तथा 4 कांटे बाईं ओर। 4 कांटे? मैं नहीं समझता कि 4 कांटे हमारे पूरे आश्रम में भी होंगे, क्योंकि वहाँ तो सभी अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा असहज होते हुए मिस्टर अय्यर की ओर देखा और उनसे तथा उनकी पत्नी से प्रार्थना की कि वे भी मेरे साथ बैठकर भोजन करें। मुझे इस छुरी कांटों की भूल भुलैया से निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि सानिध्य देने के लिए भी। अकेले बैठकर खाने में कोई आनंद नहीं। मिस्टर अय्यर स्वयं मुझे भोजन परोसना चाहते थे, लेकिन मेरे आग्रह पर वे साथ बैठ गए। उनकी पत्नी ना मानी और उन्होंने हट की कि वे स्वयं हम दोनों को गर्मा गर्म डोसे तथा अन्य पकवान परोसेंगी, जिन्हें उनकी चहल परी रसोई में खानसामों की फौज ने तैयार किया था। तो इसके बाद एक हाथ में डेजर्ट नाइफ और दूसरे हाथ में एक सलाद फोर्क पकड़े हुए मैंने डोसा काटने का प्रयत्न किया। जल्दी ही साफ हो गया कि मेरे लिए यह असामान्य था। हरि प्रसाद मेरी ओर देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने अपनी कमीज के बाजू ऊपर की ओर मोड़े और अपने हाथों से खाना आरंभ किया। यह मेरे लिए संकेत था कि मैं भी ऐसा कर सकता था। मैं प्रसन्न हो गया। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि भोजन सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब अपने हाथों से किया जाए। हालांकि हरि प्रसाद संपन्न व्यक्ति था, फिर भी घमंड उसके आसपास तक नहीं फटका था। इतने ऐश्वर्य के बाद भी तुम इतने विनीत कैसे हो? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं विनीत हूँ, पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहूँगा कि यह विनम्रता मुझे अपने सरल और साधारण दक्षिण भारतीय माता पिता से मिली है, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह से बड़ा किया है, उसने उत्तर दिया। आज उसे भोजन कराने के लिए उसके आसपास कई लोग थे, लेकिन हरि प्रसाद रहीसी में पैदा नहीं हुआ था। उसने सांभर में अपना डोसा डुबोते हुए कहा, मैं चेन्नई के बाहर एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। उसकी पत्नी ललिता फिर से डोसे लेकर आई और अपने पति को रुचि के साथ सुनते हुए क्षण भर के लिए बैठ गई। हरि प्रसाद ने आगे कहा, मेरे पिता एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे।
उनके वेतन से हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। फैक्ट्री हमें मुफ्त सूती कपड़े देती थी जो मेरे बड़े भाइयों और बहनों को मिलते थे। मैं सबसे छोटा था और मुझे मिलने वाले कपड़े मेरे भाइयों द्वारा पहने गए होते थे। मेरे पिता ने हमारे लिए कड़ी मेहनत से काम किया। अब अपने कपड़ों को देखो, इन्हें तुम ही खरीद सकते हो क्योंकि अपने सभी बहन भाइयों में तुम ही सबसे चतुर निकले। ललिता ने उसे एक और गर्म डोसा देते हुए कहा। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुझे लगा कि अपने गुची ब्रांड के कपड़ों में वह वास्तव में एक शिष्ट नेता लग रहा था। अपनी माताजी के बारे में कुछ बताइए, मैंने कहा। मेरी माँ घर में ही रहती थीं। वे हमें स्कूल से लेकर जाती थीं, हमारे लिए भोजन पकाती थीं और कठिन समय में हमारी सलाहकार बनती थीं। वे अपने बालों को कसकर जूड़े में बांधे रखती थीं, पर गले लगाने के लिए उनके हाथ सदा खुले रहते थे। उन्होंने हमारी शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया हुआ था क्योंकि वे चाहती थीं कि हम सब एक बेहतर जीवन जिएं। सही है, लगता है अब तुम वैसा ही जीवन जी रहे हो। हरिप्रसाद ने मेरे कथन पर कोई ध्यान न देते हुए आगे कहना जारी रखा। मुझे उन दोनों बार के तनाव याद हैं। पहला आईआईटी मुंबई में प्रवेश पाना और दूसरा वहाँ रहते हुए ठीक से पढ़ाई करना। वहाँ यह सब इतने अच्छे से हो गया कि मुझे आईआईटी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इस आधार पर मुझे तुरंत हार्वर्ड के एमबीए कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया। रसोई घर से ललिता को चांदी की ट्रे में आम की कुल्फ़ी लाते देख हमारी बातचीत क्षणिक रूप से थमी। क्या तुम हार्वर्ड के विषय में बात कर रहे हो? ललिता ने मेरे मना करने पर भी मुझे 2 स्कूप कुल्फ़ी देते हुए पूछा। वहीं हम पहली बार मिले थे, उसने बताया। मैं वहाँ अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी जब हम भारतीय विद्यार्थियों के ग्रुप में एक दूसरे से टकराए थे। यह पहली नज़र का प्यार था। उस समय मैं दक्षिण भारतीय हरिप्रसाद से नहीं मिली थी, मैं तो हैरी से मिली थी, जिसे उसके अमेरिकन दोस्त इस नाम से बुलाते थे। बढ़िया, अब आगे से मैं भी तुम्हें हैरी ही कहूँगा, मैंने हंसकर कहा। लंच खत्म हुआ तो हैरी ने अपने काम के विषय में बताया। वह एक बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंट कंपनी के निदेशक के रूप में काम करता है। हार्वर्ड में हैरी की सफलता ने उसे यह पदोन्नति दी थी। अब 35 साल की उम्र में ही वह कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र का निदेशक बन गया था। वो फर्म के एशिया संचालन का दायित्व संभालता है। हम अपने परिवार में बच्चों के आगमन के बारे में सोचने से पहले अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हम लोगों को सफलता के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं, हैरी ने अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए कहा। मुझे इस जोड़ी की सभ्यता और विनम्रता देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। शानदार लंच के लिए धन्यवाद, मैंने उन्हें विदा लेने के संकेत के साथ कहा। मुझे देर तक रुकना अच्छा लगता, लेकिन 1 घंटे बाद आश्रम में हमारी एक मीटिंग है। क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा सकते हैं? मैंने अनुरोध किया। टैक्सी? हैरी ने इस तरह से कहा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कृपया मुझे आपको छोड़ने जाने का अवसर दीजिए। आश्रम की दूरी मात्र 30 मिनट ही तो है। मुझे याद है, हैरी एक मर्सिडीज कार का मालिक था। उसमें बैठकर यात्रा जल्दी और आरामदेह होगी। मैंने स्वादिष्ट भोजन के लिए ललिता को धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन मैंने देखा कि वह अपने पेट को पकड़े हुए है, जैसे कि वह स्वस्थ अनुभव ना कर रही हो। पर इस बारे में ना मैंने कुछ सोचा और ना ही हैरी ने। हम लिफ्ट की ओर आगे बढ़े, जो पल भर में हमें बादलों से उठाकर भूमिगत पार्किंग गैरेज तक ले आई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, हैरी ने अपने आप को टटोला, कुछ वैसे ही जब किसी को लगता है कि उसका फ़ोन उसकी जेब में नहीं है। मैं अपनी कार की चाबियां भूल आया हूँ, उसने कहा और उसी वक्त लिफ्ट का बटन दबा दिया ताकि वह उसे फिर से 28वें माले पर ले जाए। मैं अभी लौट कर आता हूँ, कहकर वह मुझे सुनसान पार्किंग में छोड़कर ऊपर चला गया। मैं जैसे ही इस कार पार्किंग के भीतर बढ़ा, स्वचालित रोशनियाँ जगमगा उठीं और फिर जो दिखा वह किसी भी जवान लड़के के लिए स्वर्ग की परिकल्पना हो सकता था।
कल्पना की इस परिधि में सबसे महंगी कारों का मेला। मैं गैरेज में आसपास घूमने लगा, या याद करते हुए कि बचपन में मैं कारों का कितना दीवाना होता था। अपने वस्त्रों की तरह ही नारंगी रंग की एक फरारी के साइड व्यू मिरर में मैं अपना प्रतिबिंब देखकर थोड़ा सा हंस पड़ा। मुझे उस पार्किंग स्थल पर हैरी की मर्सिडीज नज़र नहीं आई। तभी लिफ्ट के दरवाजे झटके से खुले और तुरंत हांफता सा हैरी अपनी चाबी खनखनाता हुआ बाहर निकल आया। तुम्हारी मर्सिडीज कहाँ है? मैंने जिज्ञासा के साथ पूछा। दुर्भाग्य से मुझे उसे बेचना पड़ा। मुंबई के रास्तों के हिसाब से उसकी साशी बहुत नीची थी। उसकी जगह मैंने एक लेक्सस खरीद ली है। मैंने सुना था कि इसे रखना एक सच्चे जेंटलमैन की निशानी है। मेरा अनुमान है कि यह एक अच्छी समस्या है कि मर्सिडीज़ को बेचकर क्या लेक्सस खरीदी जाए। हम दोनों पुराने मित्रों की तरह हंसे। जैसे ही हम जल्दी से उसकी चमचमाती हुई लेक्सस की ओर बढ़े, मैंने बताया कि मैं उनके स्टेटस के दंपत्ति से कितना गहरा प्रभावित हूँ। उनकी संपदा और प्रभावशीलता पुनः उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ रही थी। क्या तुम एक कहानी सुनोगे? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और शहर के बीच से गुजरने वाली छोटी सी यात्रा के लिए हम दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया, उसने कार की पैसेंजर लाइट जला दी और मेरी ओर एकाग्रता से देखने लगा। छुट्टियों में अपने मित्रों के साथ बाहर जाना जीवन का सर्वोत्तम अनुभव है। एक बार मैंने और पुणे विश्वविद्यालय के मेरे 3 घनिष्ठ मित्रों ने मेरे ब्रह्मचारी बनने से पहले मिलकर नई दिल्ली जाने का निर्णय किया। हमने एक होटल बुक कर लिया था, पर हमें पता ही नहीं था कि हमारा कमरा एक ऊंचे भवन के 18वें तल पर है। हैरी को अपनी कार पार्किंग से निकालते हुए देख मैं बोला। अपना सामान होटल में रखकर हमने ऑटो रिक्शा से शहर देखने का निर्णय लिया। हमने अपनी सैर लाल किले से शुरू की, चांदनी चौक में दोपहर का भोजन किया, लोटस टेम्पल में ध्यान किया और फिर इंडिया गेट के लॉन में आकर विश्राम करने लगे। यह दिन अच्छा बीता था। हम थक चुके थे, भूख भी लग रही थी। हमने तय किया कि अब होटल लौट चलते हैं और रूम सर्विस से खाना मंगवाकर खा लेंगे। हम सूर्यास्त के बाद होटल पहुंचे तो पता चला कि होटल की लिफ्ट खराब हो गई है। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया? हम जवान थे। हमने निर्णय लिया कि हम सीढ़ियों से अपने कमरे तक जाएंगे। या तो पागलपन है। अगर मुझे मेरे घर तक चढ़कर जाना पड़े तो मैं जिम की सदस्यता छोड़ दूंगा, और शायद ललिता को तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़े। उसने मजाक किया। ऊपर पहुंचने तक हम पूरी तरह थक गए थे। जैसे कि कहावत है, जब तुम मज़े कर रहे हो तो समय भी आसानी से कट जाता है। मित्रों के साथ बोलते बतियाते और हंसते हुए हर काम आसान हो जाता है। सही है, गर्दन हिलाकर कहा। आप सब ने क्या बातचीत की? अरे भाई, हमने चुटकुले और कहानियाँ सुनाई, एक दूसरे को हंसाया, आपस में मजाक किया। हम बिना किसी भी तरह की शिकायत किए एक तल से दूसरे तल तक चढ़ते गए। 15वें तल पर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि हमारा एक जरा सा मोटू मित्र कुछ कम बोल रहा है। तुम ठीक तो हो? मैंने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने डो टुक उत्तर दिया। सबका कोई न कोई ऐसा दोस्त होता है जो मजाक में फिसड्डी होता है। वो ऐसा ही था। मेरे तो सभी दोस्त मज़ेदार हैं, हैरी ने कहा। तब मुझे लगता है कि शायद उनमें तुम ही मज़ेदार नहीं हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। तो कुछ देर समझाने के बाद हमने उसे मना ही लिया कि वह हमें किस्सा सुनाए। पहले वह थोड़ा हकलाया, फिर तेज़ी से बोल पड़ा। मेरी मज़ेदार कहानी यह है कि मैं हमारे कमरे की चाबी ऑटो रिक्शा में भूल आया हूँ। हमारे चेहरे लटक गए। हमने कुछ देर पहले ही लोटस टेम्पल में अहिंसा का सिद्धांत सीखा था, लेकिन इस स्थिति में अहिंसा का अभ्यास असंभव था। संयम शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए हमने होटल रिसेप्शन की ओर इस उम्मीद से वापसी यात्रा आरंभ की कि शायद हमें होटल से कोई अतिरिक्त चाबी मिल जाए। हैरी हंसते हुए दोहरा हो गया। मैं आपके चेहरे पर झलकती वेदना की कल्पना कर सकता हूँ जब आपको पता लगा होगा कि उसके पास कमरे की चाबी नहीं है। मैंने हामी भरी। हालांकि वर्षों बाद
मुझे इस कहानी के पीछे छिपा सबक समझ आया। जब तुम कार की चाबी भूल आए तो मैंने दोबारा इस विषय में सोचा। हैरी, तुमने अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। जैसी सफलता तुम्हें मिली है, लोग तो उसके सपने ही देखते हैं। विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन से लेकर एक प्रिय साथी पाने तक, एक गगनचुंबी इमारत के सर्वोच्च माले पर रहना और अपनी आयु से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठा के साथ 7 अंकों में वेतन पाते हुए तुम यहाँ तक आए हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपनी खुशियों की चाबी को नहीं भूले हो। सामाजिक रूप में अपनी बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए या भुला देना कि क्या हम अपने जीवन की अवस्था से खुश हैं, बहुत आसान है। मुझे संतोष हुआ कि तुमने जीवन के उस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया है। शायद यही सही है, हैरी ने असहज होते हुए कहा। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था। मुझे इसकी आवाज़ में आए बदलाव का एहसास हुआ। जब हम भूमिगत पार्किंग से निकले तो हमें एक असहज चुप्पी ने घेर लिया था। हमारे निकलते ही आसपास खड़े लोगों ने कार को विस्मय से घूरना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा था जो वह कहना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं वह क्या था। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है। आज इस चैप्टर 1 से हमने जो सीखा वो मैसेज यह है कि हमें लाइफ में सक्सेस ना ज़रूरी है, सक्सेस को पाना ज़रूरी है, लेकिन सफलता पाने के साथ ही साथ हमें उसकी ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मन की शांति भी उतनी ही ज़रूरी है। हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अगर हमारे मन में शांति नहीं, अगर हमारे मन में खुशी नहीं, तो उस सक्सेस का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सक्सेस के साथ साथ मन की शांति भी ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये था चैप्टर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये पहली छोटी कोशिश पसंद आई हुई होगी। और दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम इस बुक के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।